नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि गरजने वाले बरसते नहीं हैं और बरसने वाले गरजते नहीं हैं। ये मुहावरा या फिर ये कथन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आपको याद होगा फ्राइडे को इन दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई थी, एक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद में दुनिया की नज़रें या फिर निगाहें इस मीटिंग के ऊपर गड़ी हुई थी। सब कोई सांसें थमी हुई थी। वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज़ है, उसमें से मैक्सिमम कंट्रीज़ को ये उम्मीद थी कि शायद रूस और यूक्रेन के बीच में 3.5 साल से लंबे समय तक ये युद्ध चलता हुआ अब तक आ रहा है, शायद इस पर एक पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि दोनों ही देशों को जान माल की बहुत बड़ी हानि हो रही है और इसका इम्पैक्ट अप्रत्यक्ष रूप से हर देशों के ऊपर पड़ रहा है, किसी के अंदर ज़्यादा और किसी के अंदर कम। लेकिन उससे एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक ट्रम्प कार्ड चल दिया, जिनकी पुरानी फितरत है डर का कारपेट मेहमानों के सामने बिछाने की। कनाडा के राष्ट्रपति को इसने अपने देश बुलाया था, डराया था, धमकाया था। जेलेंस्की को अपने देश बुलाया था मुलाकात के लिए, ट्रंप ने डराया था, धमकाया था। ऐसी नई निंजा ट्रिक कई बार पहले चल चुके हैं और यही निंजा ट्रिक सेम इसने रूस के साथ में भी चली। लेकिन रूस किसी से डरने या फिर धमकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। अलास्का में हुई इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप चाचा ने रूस को ये धमकी दी थी कि अगर युद्ध नहीं रुका, रूस ने यूक्रेन के साथ जो युद्ध छेड़ रखा है, अगर ये नहीं रुका तो नतीजा बहुत भारी होगा। और मज़े की बात यह है कि भारत को भी इसने साथ में घसीट लिया। भारत का नाम भी इसने साथ में क्या करा, घसीट लिया। मतलब कि ट्रंप की धमकी में बाय वन गेट वन का ऑफर चलता है। रूस के साथ में भारत को भी ये टारगेट करता है। और भारत को टारगेट करने की वजह क्या है? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके वजह आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो कि आखिरकार हमारे दोनों देशों के आपस में बीच में कैसा संबंध है। हम इससे कैसा सामान बाय करते हैं जो ट्रंप नहीं चाहता कि हम इस रूस से बाय करें। ट्रंप ये चाहता कि हम अमेरिका से बाय करें। भैया काहे बाय करें भाई? तुम्हारा फूफा लगाए क्या भाई? जहाँ से हमको सामान सस्ता मिलेगा हम वहाँ से सामान को बाय कर लेंगे। एक आम इंसान भी अपने कोई शॉपिंग करता है ई कॉमर्स में, उस आइटम के प्राइस को 10 जगह चेक करता है वेबसाइट पर, ई कॉमर्स वेबसाइट पर, उसके बाद वो परचेज़ करता है। और हम इतनी लाखों करोड़ों रुपए में आइटम को परचेज़ कर रहे हैं और हम सस्ता और भारी रेट कुछ ना देखें। गज़ब हाल है भैया। और हमको पता है कि जंगल में सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ कि शुरुआत में तो मीटिंग काफ़ी सही चल रही थी, तरीके से आपस में ये लोग बात कर रहे होंगे मीटिंग से। लेकिन एक दिन पहले ही ट्रंप चाचा ने रूस को जो साफ साफ चेतावनी दी थी, उसके बाद में रूस ने अपना सीना और भी चौड़ा कर लिया। जैसे 56 इंच की छाती हमारे पीएम मोदी जी की है, वैसे इसने भी 56 इंच की छाती अपनी तैयार करके बिल्कुल ठोक करके इस समय ट्रंप से मिलने आया था। सोचिए, इसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। मतलब कि उस देश का राष्ट्रपति हमें धमकी दे रहा है और हम उससे नेक्स्ट डे मिलने जा रहे हैं। आँख से आँख मिला के उन्होंने बात करी है, सोचिए। और यहाँ पर साफ साफ इसने कहा था कि युद्ध नहीं रोका, तो फाइनली रूस अपना मन बना चुका है कि हम ये युद्ध नहीं रोकेंगे, हम अपने कदम पीछे नहीं करेंगे। और यूक्रेन भी साफ साफ मन बना चुका है कि हम अपने कदम पीछे नहीं करेंगे। इसलिए 3.5 साल से अधिक का समय हो चुका है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ट्रंप चाचा को चाहिए सिंपल सा क्या, उनको चाहिए अपना शांति का नोबेल पुरस्कार। कभी वो बोलते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़फायर करवाया, 33 बार ये व्यक्ति बोल चुका है। वो अलग बात है कि हमारे जो विश्व गुरु जैसा जो हमारा भारत देश है, उसकी बस की एक बार भी संसद के अंदर बोलना नहीं हो पाया, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बोलना ये नहीं हो पाया कि ये डिसीजन हमारा इंडिविजुअल था। हमने अमेरिका के देश के कहने पर, उसके दबाव में आकर के हमने सीज़फायर का डिसीजन नहीं लिया। इसी बात को लेकर के विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है वर्तमान की सरकार के ऊपर। सोचिए, पीएम मोदी ने संसद में क्या कहा था कि किसी देश के कहने पर हमने सीज़फायर नहीं करा, ये हमारा खुद का डिसीजन था। अगर एक बार अमेरिका का नाम ले लेते हैं, अगर आप एक बार ट्रंप का नाम ले लेते, सोचिए तब चलता है कि वास्तविक रूप से आपके पास में 56 इंच की छाती है, तब आता असली मज़ा। और उसी दिन जब उन्हें नाम नहीं लिया, सोचिए ट्रंप ने उसी शाम को कुछ घंटों बाद हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। अरे कितना डरेंगे, कितना दबेंगे हम लोग? दोस्ती के हम ही निभाएंगे। इंडिया और अमेरिका के बीच में एक समय पहले बहुत बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। इसकी चुनावी जीत के लिए भारत के अंदर मंदिर बन रहे थे ट्रंप के, पूजा पाठ चल रही थी, हवन चल रहा था। बड़ी मात्रा में हमने पैसा खर्च किया, इसका वार्म वेलकम किया, नमस्ते ट्रंप का जयकारा लगा दिया था पूरे देश के अंदर। ये हाल था। शायद हमारे भारत को इंसानों की पहचान नहीं है अभी भी। जी हाँ, क्योंकि ये जो ट्रंप है, ट्रंप किसी का सगा नहीं है। और देशों के अंदर ना जो राजनीति होती है, राजनीति में कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता है। जिससे मॉनेटरी बेनिफिट होगा, कोई उल्लू सीधा हो रहा होगा, तो सिंपल वो देश उसके झुकाव में आ जाता है। सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रंप ने बाद में खुद पुतिन की तारीफ़ कर दी थी, बातों को संभालने का प्रयास किया था, क्योंकि पुतिन काफ़ी एग्रेसिव मोड में आए थे। भैया तुझे धमकी देनी है तो दे, चल मैं आता हूँ उससे मुलाकात करने के लिए, आओ चले हवेली में, चल करते 2-2 हाथ। तो फाइनली इसने क्या करा, ट्रंप ने तारीफ़ करी थोड़ी सी।
और यहाँ पर ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर मैं 2022 में राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता, और रूस यूक्रेन का युद्ध। इन्होंने यहाँ पर जो पिछले राष्ट्रपति थे जो बाइडेन के ऊपर भी निशाना साध दिया। 3 घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप ये मीटिंग चलती रही। किसी मीडिया वाले को अंदर कमरे में घुसने की इन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। इन दोनों की मीटिंग बिल्कुल सेपरेट हुई थी, और बाहर आने के बाद सिर्फ 12 मिनट की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सोचिए, 3 घंटे मीटिंग में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो 12 मिनट की, गजब हाल है। पुतिन ने साफ साफ ये बोला कि युद्ध तभी रुकेगा जब इसकी जड़ खत्म हो जाएगी। और इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ वही है कि यूक्रेन ये चाहता है कि मैं नाटो का मेंबर बन जाऊं। नाटो का मेंबर बनते ही उसको अदर कंट्री का सपोर्ट मिल जाएगा, यूक्रेन और अधिक मजबूत हो जाएगा रूस के अगेंस्ट। तो रूस नहीं चाहता है। और ट्रंप ने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में? साफ साफ ये बोला कि मुझे लगता है कि पुतिन शांति चाहते हैं, लेकिन अभी वो तैयार नहीं है। अभी शायद युद्ध लंबे समय तक छिड़ने वाला है। अभी तैयार नहीं है का मतलब क्या हुआ? ये तो निकलेगा साफ साफ। और यहाँ पर ट्रंप ने भी जब पुतिन का वेलकम किया तो उसके आगे भी, पुतिन के आगे भी रेड कारपेट के ऊपर डर का कारपेट भी बिछा दिया था। आप देखिएगा कि अगर कोई आपको कॉल करता है कि कल हम आपके घर आ रहे हैं, आपके मौसा जी, आपका चाचा चाची, कोई भी आपके घर आना चाहता है, या फिर कल वो आने वाला है, शाम संडे है, तो आप क्या करते हो? उसका वेलकम आप कैसे करते हो? उसके लिए चाय, पानी, बिस्किट, नमकीन, चलो ज़्यादा ही कोई वीआईपी है तो उसके लिए फूलों की माला भी आप ले आते हो, मिठाई का उसके लिए आप प्रबंध कर देते हो। ये सब करते हो। घर की साफ़ सफाई होती है, तरीके से हम घर का डेकोरेशन कर देते हैं। अगर बहुत ही बड़ा हमारा कोई मेहमान है तो बाकी अपनों को ना इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो आते हैं आपसे मिलने के लिए। बाकी ठीक है, इसने भी सेम यही करा। लेकिन अमेरिका ने जो करा पूरी दुनिया से बिल्कुल हटके करा, अलग स्टाइल में करा। वही इसका पुराना पैतरा था, उसी स्टाइल में इससे स्वागत किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुँचे तो अमेरिका ने उनके लिए सिर्फ रेड कारपेट, लाल गलीचा नहीं बिछाया, बल्कि साथ साथ अपने सबसे शानदार और ताकतवर लड़ाकू विमानों की एक परेड करवा दी उनके सर के ऊपर। B-20 बॉम्बर, मतलब कि एक ऐसा विमान जो रडार में भी पकड़ में नहीं आ सकता है, उसने इसका वेलकम किया। और F-22 फाइटर जेट दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू जहाज में से एक है। ये सब हवा में उड़ते हुए पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे। अब ये गार्ड ऑफ ऑनर था या फिर अपनी ताकत दिखाने का एक बहुत ही घटिया प्रयास? और आपको क्या लगता है कि ये वार्म वेलकम, डर बैठाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था जो ट्रंप के द्वारा किया गया था रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने, या फिर कुछ और? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। क्या सच में पुतिन को अब इंसानों की पहचान हो चुकी है? इनको हाथी के दांतों की पहचान हो चुकी है कि दिखाने का कौन सा दांत है और खाने का कौन सा दांत है, कौन हमारा सगा है और कौन हमारा दुश्मन है? क्योंकि इंसानों की पहचान करना आना भी ना एक बहुत बड़ी कला होती है। हमारा भारत वैसे विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन हमने आसपास अपने दुश्मन पाल रखे हैं। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, हमारा बच्चा जिनको आंखें दिखा रहा है। जो चीन है वो भी हमारा सगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। किस तरह से इसने कोविड के समय पर, जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, हमारे एक बहुत बड़े एरिया पर, गलवान घाटी पर अपनी सेना भेज करके उसको कब्जा करने का इसने एक बहुत ही घटिया प्रयास किया था। ये भी हमारा सगा नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप का जिक्र क्या नहीं किया। लेकिन हम लोग पिछली चीज़ों से शायद नहीं सीखते हैं, या फिर अभी हमको इंसानों की पहचान करनी नहीं आ पाई है। वो तो हाल ये है हमारे भारत का कि हमारे पास में भर भर के बहुत सारे बाबा हैं जो भविष्य देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो पर्ची पर लिख के बता सकते हैं कि आखिरकार आपका भविष्य क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। सोचिए, इनसे ही पूछ लो भैया, ये किस दिन काम आएंगे? सोचिए, बस कोई प्रवचन देते रहेंगे क्या? पर्ची औरों पे निकालते रहेंगे। एक बार ट्रंप की पर्ची निकाल लो, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, या फिर अपने भारत की पर्ची निकाल लो कि भविष्य में कौन सा खतरा हमारा बनने वाला है। कुछ तो फ़ायदा हो इन सब का, या फिर बस रील्स रील्स रील्स, वीडियो वीडियो वीडियो, बस एक कंटेंट बन चुके हैं हमारे भारत देश के अंदर। बाकी ये कटाक्ष है एक्चुअली, या फिर सच में आप इस बात पर यकीन कर रहे हैं? कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। अब आता हूँ वापस दोस्तों टॉपिक की तरफ, जो है अलास्का। एक्चुअली अलास्का जिस स्थान पे ये मीटिंग हुई ना, ये जहाँ पे ट्रंप ने ये मीटिंग करवाई है अपने, ये एरिया एक्चुअली पहले रूस के अंडर में था। ये रूस का हिस्सा था पहले। रूस ने मजबूरी में ये अपना क्षेत्र अमेरिका को बेच दिया, और जानबूझ कर शायद ट्रंप ने इसी स्थान पे ये मीटिंग करी। और ये बहुत बड़ा है, प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि जले में नमक छिड़ दिया, या नमक छिड़क दिया इसने, ट्रंप ने। एक्चुअली क्या हुआ था 1867 में ना, रूस ने अलास्का को मात्र 45 करोड़ में अमेरिका को बेच दिया था। ये क्षेत्र अलास्का मात्र 45 करोड़ रुपए में। और रूस के अंदर आज भी ऐसे गाने बजाए जाते हैं जिसमें अलास्का को याद किया जाता है। और अलास्का को बेचना एक बहुत बड़ी गलती थी रूस की, लेकिन उसके पीछे मजबूरी भी थी। मजबूरी ये थी आर्थिक तंगी की, फाइनेंशियल क्राइसिस से रूस उस समय गुजर रहा था। जब इंसान गरीब होता है या फिर इंसान के ऊपर फाइनेंशियली
कोई मतलब कि एक बहुत बड़ा अटैक होता है परिस्थिति के माध्यम से, तो वो अपने सामानों को बेचना शुरू कर देता है। तो वैसे ही रूस ने अपने उस क्षेत्र को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि रूस में एक्चुअली क्रीमियन युद्ध हुआ था 1853 से लेकर के 1856 के बीच में 3 साल तक ये वॉर चला था। उसके बाद में यहाँ पे फाइनेंशियली क्राइसिस आ गई और रूस को ये लगा कि अलास्का जो है वो रूस से काफ़ी दूर स्थान पर है। जी हाँ, दूर, डिस्टेंस इसका 88 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ तक जाना, यहाँ तक आना बहुत ही खर्चीला पड़ता है। और यहाँ पर रूस को जहाज़ों और बर्फीले रास्तों से ही अलास्का तक अपना व्यापार करना पड़ता था, जाना पड़ता था, जो काफ़ी ख़तरनाक और महंगा होने लगा। तो उसको ये लगा कि फाइनली ये क्षेत्र किसी काम का वैसे कुछ खास हमारा है भी नहीं, कि यहाँ पे व्यापार बिल्कुल कम पे कम हो रहा था। एक्चुअली अलास्का में उस समय जो मुख्य व्यापार था वो था आपका फ़र का। फ़र बोलते हैं उदबिलाव। उदबिलाव एक जानवर होता है, उसकी स्किन निकाली जाती है, उसकी खाल निकाली जाती है, खाल की बिक्री करी जाती है, इस पर ये एरिया निर्भर था। लेकिन फ़र के शिकार की संख्या अचानक घटने लगी। जो उदबिलाव की संख्या थी वो इस स्थान पे घटने लगी। जब उदबिलाव होंगे ही नहीं तो आप खाल किसके निकालोगे, पेड़ों की नहीं ना, उससे व्यापार होगा नहीं। आपको चाहिए उदबिलाव, वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। और क्या हुआ उसके बाद, व्यापार घाटा होना स्टार्ट हो गया। तो रूस ने पर ये डिसीजन लिया, रूस की सरकार ने, कि इस क्षेत्र को हम लोग बेच देते हैं। और उसके अलावा रूस के पास क्या है, कनाडा। ये अलास्का के पास क्या पड़ता है, कनाडा। और कनाडा पर उस वक्त ब्रिटेन का कब्जा था और रूस को ये डर था कि जो उसका स्थान काफ़ी खाली है अलास्का, कहीं ब्रिटेन उस पर अपना अधिकार स्थापित ना कर ले, क्योंकि वो तो वहाँ पे डिफेंस कुछ खास है ही नहीं। और जिस समय कोई युद्ध होता है ना, देखा जाता है कि आसपास का एरिया भी खाली है, चलो उसको भी कब्जे में ले लो, विस्तार करो विस्तार करो विस्तार करो। फाइनली क्या करा, ब्रिटेन अलास्का पर कब्जा ना कर ले, इस डर से भी रूस ने ये डिसीजन लिया था। उस समय जो सरकार थी उसने डिसीजन लिया था। लेकिन बाद में अलास्का में क्या हुआ, जैसे ही अलास्का सेल हुआ अमेरिका को, तो अमेरिका ने इसकी माइनिंग करना शुरू कर दिया, स्थान की खुदाई करना शुरू कर दिया। और खुदाई के टाइम पर यहाँ से निकला तेल, सोना, चांदी और अन्य प्राकृतिक संसाधन, जिसकी वजह से अमेरिका काफ़ी फाइनेंशियली मजबूत हो गया। मतलब कह सकते हैं कि इस समय रूस की जल्दबाजी कहीं ना कहीं इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई। इन्होंने कह सकते हैं कि मतलब कि दूध देने वाली गाय इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे को सौंप दी। बाकी ठीक है, सब नियति में होता है, जिसके भाग्य में इतना लिखा होता है उसको उतना ही मिलता है। सोचिए 45 करोड़ रुपए जो उसने बेचा है, ये इतना बड़ा अपना एरिया। मतलब अगर देखें ना एरिया वाइज, जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान से 5 गुना एरिया है इसका, इतना बड़ा एरिया हमने उसको सिंपल दे दिया मात्र 45 करोड़ रुपये में। आज के टाइम में 45 करोड़ रुपये में महानगर जैसे सिटी के अंदर 3 BHK फ्लैट नहीं आता है। चलिए, जो था सही था। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान समय के अंदर जो रूस की सिंपल सी जिद ये है कि नाटो में फिलहाल यूक्रेन को आप लोग नहीं रखोगे, सिंपल सी ये इसकी जिद है इस समय रूस की। क्योंकि यहाँ पर नाटो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कई ताकतवर देश हैं। अगर यूक्रेन इसका मेंबर बन जाता है तो अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की फ़ौजें उसके बहुत करीब आ जाएंगी, यूक्रेन को मजबूती मिल जाएगी, मजबूत होकर के वो रूस के साथ एक बड़ा युद्ध ना छेड़ दे। इसी वजह से हमेशा रूस ये चाह रहा है कि ये जो इसकी जिद है, जो जड़ है इसके युद्ध की, यूक्रेन की जिद वाली नाटो की, इसे इसको त्यागना होगा। उसके बाद ही शायद मैं सोचूंगा कि इसके कब्जाए वाले एरिया को मैं ऐसे वापस कर दूं। क्योंकि इस मीटिंग में ये भी बात हुई थी कि जो भी आपने आपस में दूसरे के एरिया को कब्जा कर लिया है उसको अब रिलीज़ कर दो, फ्री कर दो, और जो भी सैनिक आपने एक दूसरे के बंदी बना रखे हैं उन सबको भी फ्री करो। लेकिन मीटिंग में कुछ खास नहीं हो पाया, वही रिजल्ट रहा, ज़ीरो, निर्बड़ा सन्नाटा। इससे पहले भी ट्रंप और पुतिन के बीच में मुलाकात हुई है, इससे पहले भी कई बार ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ मुलाकात करी है, बट दोनों ही मन बना चुके हैं कि अब तो आर होगा या फिर पार होगा। अब टिट फॉर टैट नहीं, हम लोग ईंट के जवाब पत्थर से नहीं, अब लोग ईंट के जवाब हम लोग मिसाइल से देंगे। कभी वो मिसाइल छोड़ रहा है, कभी वो मिसाइल छोड़ रहा है, और इसके बीच में पिस रहा है वहाँ की आम जनता। लेकिन अगर आप ट्रंप की जगह होते तब क्या कदम उठाते, दोनों को आप कैसे मनाते? और क्या सच में ट्रंप की जगह आप होते हैं, क्या सच में आप इंडिया को धमकी दे देते? इंडिया जैसे कोई और देश होता, क्या आप उसको धमकी दे देते कि भैया आप एक काम करो, वहाँ से माल मत खरीदो, ऑयल आप मुझसे खरीदो, वरना क्या होगा, आपके लिए बहुत बुरा होगा। थिंक अबाउट इट। और वर्तमान समय में जो हमारा भारत है वो 40 देशों से तेल खरीदता है, ठीक है, और जहाँ से हमको रेट कम दाम में मिलेगा हम उस देश से वो तेल खरीद लेते हैं। ये एक्चुअली हमारे देश का हमारा अधिकार भी है। इस अधिकार में कोई तीसरा देश हमें धमका करके, डरा करके हमारे उस अधिकार के साथ पे छेड़खानी नहीं कर सकता है। ये हर इंसान का भी अधिकार होता है। जैसे आप लोग अपने घर के लिए कोई सामान ऑनलाइन खरीद रहे हैं, जैसे आपको मिक्सी की आवश्यकता है, आपको प्रेस की आवश्यकता है, आपको किसी बुक्स की आवश्यकता है, आपको वॉशिंग मशीन लेना है, फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, तो आप अपने उस प्रोडक्ट का जो रेट होता है उसे 4-5 ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाके चेक करते हो, जहाँ से आपको सस्ता मिलता है वहाँ से आप वो आइटम बाय कर लेते हो।
वही काम आप लोग ऑफलाइन दुकानों में जाके करते होंगे, जहाँ से आपको सही दाम पे उस आइटम का प्राइस का सही दाम मिल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे कम दाम में हमें ये वस्तु मिल रही है, तो आप वहाँ से बाय कर लेते हो। कोई तीसरा दुकानदार या फिर कोई तीसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट आपको धमका सकती है, आपको डांट सकती है, आपकी बोलती बंद करा सकती है कि भाई आपने वहाँ से क्यों खरीदा, हम तो ये ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर हमारे 2 पैसा बच रहा है तो इसमें कौन सी परलय आ गई। अगर हम इतनी बड़ी मात्रा में तेल उससे बाय कर रहे हैं, अपना 1 लाखों में अपनी सेविंग कर रहे हैं, अपनी जीडीपी को अप्रत्यक्ष रूप से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो काहे ट्रम्प को हल्दी मिर्च नमक धनिया लग रही है। और आपको ध्यान रखना कि भारत अपनी तेल ज़रूरत का 40% जो हिस्सा है वो हम लोग अकेले रूस से बाय कर रहे हैं। और भारत के अब 40 देशों के साथ में हमारा लॉन्ग और शॉर्ट टर्म परचेज एग्रीमेंट हो चुका है। जो भी देश हमको कम दाम में रेट में हमको ऑयल देगा, हम तुरंत उससे वो बाय कर लेंगे। और ये बात बिल्कुल सही भी है। और यहाँ पर वर्तमान समय में जो हम लोग रूस से तेल बाय करते हैं, मतलब कि भारतीय तेल कंपनियाँ रोज़ लगभग 2 लाख बैरल रूसी तेल खरीद रही है। और इसी बात से परेशानी है इस समय ट्रम्प को। और ट्रम्प ने अभी हमको चंद दिनों पहले WTO के अंदर धमकी दी थी कि एक देश है भारत देश, ये रूस से बाय कर रहा है ये तेल और रूस को मजबूत कर रहा है, और रूस उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के साथ में युद्ध लड़ने के लिए कर रहा है। भैया हमें चाहिए ऑयल, हमने वहाँ से ऑयल बाय करा, उसको उसके बदले में पैसा दिया, अब उस पैसे का इस्तेमाल कहीं भी करे, हम उसको बोलने वाले कौन होते हैं भाई। ये कैसी कंप्लेंट है ट्रम्प की। क्या सच में ट्रम्प सठिया चुके हैं? क्या सच में ये आबल मुझे मार कर रहे हैं? क्या इसी को बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमको भी डिपेंडेंसी कई देशों के ऊपर अब कम करनी होगी, ख़ास तौर पर चीन के ऊपर, क्योंकि चीन भी ना अब हमारा सगा है नहीं, और हमारा बाज़ार मेड इन चाइना से पूरा पटा हुआ है। एक्चुअली चीन हमारा सहारा नहीं, हमारी बैसाखी बन चुका है। इसके बिना हम लोग अपने व्यापार की कल्पना तक भी नहीं कर सकते, अपने बाज़ार की कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे आंदोलन इसने चलाया था ट्रम्प ने अपने देश के अंदर, वैसे ही एक आंदोलन हमको भी चलाना चाहिए, स्वदेशी वस्तु अपनाने का, और स्वदेशी वस्तु की जो प्राइस है उसे कम करने का जिम्मा उठाना चाहिए हमारी सरकार को। बाकी विचार स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स ओपन है। लेकिन तेल को लेकर के हमने एक बहुत प्यारा कदम उठाया है हमारी वर्तमान की सरकार ने। वो कदम ये है कि हम लोग अब एक मिशन अपना लॉन्च कर चुके हैं, जिस मिशन का नाम है डीप वाटर मिशन। इससे क्या होगा कि हमारा जो देश जो है समुद्री इलाकों में तेल खनन को और तेज कर रहा है। लगातार हम खुदाई कर रहे हैं, क्या पता हमको उस स्थान से तेल प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम अभी अपनी ज़रूरत का 88% तेल इंपोर्ट करते हैं, उसमें से 40% तेल हम लोग बाय करते हैं रूस से। मतलब कि हम लोग रूस से 2 लाख बैरल रूस से तेल हम लोग खरीद रहे हैं। अब ये निर्भरता हमारी शायद कम हो जाएगी अगर हम लोग इस मिशन डीप वाटर में सफल हुए तो। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर लेते हैं, मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ में। लेकिन आगे मेरा आपसे वही सवाल है कि अगर आप पुतिन होते तो आप क्या डिसीजन लेते? इस मीटिंग में आप ट्रम्प को क्या रिप्लाई करते हैं? क्या ट्रम्प अपनी जगह पर सही हैं, जो उनकी मंशा है कि इस जन्म में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए? क्या आप ट्रम्प की बात से सहमत हैं? क्या सच में हमारे भारत जो माननीय प्रधानमंत्री PM मोदी जी है, क्या उनको संसद के अंदर आके साफ साफ ये बोलना चाहिए था कि जो व्यक्ति 33 या 30 बार बोल चुका है कि सीज़ फायर उसने करवाया, उनकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमने किसी के डर में, किसी के दबाव में आकर के हमने सीज़ फायर नहीं करा पाकिस्तान के साथ में। आप क्या बोलते हैं अगर आप भारतीय प्रधानमंत्री होते तो? सो गाइस आज के इस वीडियो में बस करो इतना ही। थिंक अबाउट इट, मंथन करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।